इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। एसटीएफ के इस अड्डे का महल वकूफ बहुत अहम है। उसने हाथ से इशारा किया। हामिद और उसके दोस्त साथियों ने मेजर बख्शी को हाथ ही लगाया था कि उसने वहशतज़दा आवाजों में चीखना, चिल्लाना और मचलना शुरू कर दिया। उसका मुकाबला 3 सेहतमंद और तवाना जवानों से था। उसकी एक न चल सकी और वो तीनों उसे उठाकर उस कमरे से निकल गए। अव्वल खान ने भी कुर्सी छोड़ दी और हम दोनों वहां से निकलकर उसके दफ्तर में आ गए। तुमने हामिद को समझा दिया था कि बख्शी के साथ क्या सलूक करना है। मैंने अव्वल खान से तस्दीक चाही, उसे पहले ही बता दिया था। अब याद माजी का कोड इस्तेमाल करके उसे याद दहानी करा दी है। वो मार्शल आर्ट में महारत रखता है। तरबियत के दौरान में उन्हें बताया जाता है कि खेल में अपने हरीफ के सर के किन हिस्सों पर जर लगाने से गुरेज करना चाहिए। ऐसी जर्ब से यादाश्त खत्म होने का खतरा होता है। ये कोई यकीनी तरीका नहीं है। मैंने अपनी बेइत्मीनानी का इजहार करते हुए कहा, अंदाजे की जरा सी भी गलती हुई तो मशक बेसूद साबित होगी। मैं इस इम्कान से गाफिल नहीं हूँ। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बेहोशी ज्यादा तवील नहीं होगी। 15-20 मिनट बाद वो होश में आएगा तो अंदाजा हो जाएगा कि जर्ब किस हद तक कारगर रही है। इत्मीनान के बगैर हम उसे आजाद नहीं करेंगे। ये देखना तुम्हारा काम है। हमारे पूरे मंसूबे में यह कार्रवाई सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने फोन अपनी तरफ सरका लिया और गोल्डन फार्मेसी का नंबर मिलाया। इस वक्त दोपहर होने वाली थी। मेरा अंदाजा था कि जहांगीर अपनी दुकान पर पहुंच चुका होगा। उसने दूसरी घंटी बजने पर रिसीवर उठा लिया। तुम्हारी आवाज बहुत तरोताजा है। मालूम होता है कि सुबह ठंडे पानी से नहाकर दुकान पर आए हो। मैंने मजाहिया लहजे में कहा, ओह तो तुम हो। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने फोन कर लिया। मैं परेशान था कि अब तुमसे कैसे रब्ता करूंगा। क्यों, क्या सलमा ने तुम्हारे फोन करने पर कोई पाबंदी लगा दी है? मैंने इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। वो बेचारी क्या पाबंदी लगाएगी? दरअसल हमारी फोन नंबरों वाली डायरी गुम हो गई है। इसी वजह से मैं रात को फोन नहीं कर सका। यूं समझ लो कि हम तुम्हारे घर से बहुत मुश्किल से जिंदा बचकर लौटे हैं। मेरी गाड़ी में 2 सुराख हो चुके हैं। वो गोलियां हमारे सरों में भी बस्त हो सकती थी। जहांगीर के उस इंकिशाफ ने मुझे हैरान कर दिया। इतनी रात गए तुम हमारे घर के पास क्या करने आए थे? यूं समझ लो कि शामत ने धक्का दिया था। तुम दोनों खाना छोड़कर भाग निकले थे। सलमा ने बार बार अफसोस किया तो मेरी खोपड़ी सनक गई। थोड़ी सी तरंग भी थी। हम दोनों खाना लेकर तुम्हारे घर पहुंचे थे मगर वहां रुकने से पहले ही हमारी गाड़ी पर 2 बेआवाज फायर हुए और हम बौखला कर भाग निकले। ओह, तो वो तुम्हारी गाड़ी थी। मैंने दांत पीस कर कहा। हम सब परेशान हैं कि हमारे घर के पास मुश्तबा गाड़ी क्या कर रही थी। वो किसी शरीफ आदमी के घर खाना पहुंचाने का कौन सा वक्त था? क्या तुम ये समझ रहे थे कि हम दोनों को रात फाके से गुजारनी पड़ी होगी? बस नशे की झोंक में यार कुछ ज्यादा ही हमदर्दी उभर आई थी। वो मेरे गुस्से का बुरा मनाए बगैर बोला। सलमा ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी मगर मुझे मालूम था कि मैं हर वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूँ। मैं चल पड़ा। ये बताओ कि वो फायर किसने किए थे? आइंदा भूल कर भी ऐसी हमाकत नहीं करना। आजकल हमारी छत पर 2 बेखता निशाना लगाने वाले पहरेदारी करते हैं। उन्होंने गाड़ी का ही निशाना लिया था। तुमको जद में ले लेते तो जरा सोचो कि क्या हुआ होता। छोड़ो यार, मेरे तो रूंगटे खड़े हो गए थे। अब कान पकड़ता हूँ कि रात में कभी तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। अव्वल खान हैरत से मुंह पाड़े मेरी एक तरफा गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर उसे बताया कि रात गए बल्कि सुबह सवेरे नजर आने वाली मुश्तबा कार में जहांगीर हमारे लिए खाना लेकर आया था। वो बात सुनकर अव्वल खान ने दोनों हाथों से अपने सर थाम लिया। यह गनीमत हुआ था कि इसके मामूर किए हुए पहरेदारों के निशाने सच्चे थे। इनसे अंदाजे की जरा सी भी गलती हुई होती तो एक अलमनाक सानिया रुनमा हो सकता था। अब ज्यादा ढंढोरा ना पीटो और पहले अपना नंबर लिखवा दो। रिसीवर में जहांगीर की खिफत आमेज आवाज उभरी। मैंने अपने घर का नंबर दोहराते हुए कहा, नंबर नोट कर लो मगर मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, कहीं और से बोल रहा हूँ। मैंने एक जरूरी काम से तुम्हें फोन किया था। पता नहीं तुम वो काम कर भी सकोगे या रह जाओगे। अब तुमको कोई जिम्मेदारी सौंपने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। रात की और बात होती है। तुम्हें मालूम है कि नशा ज्यादा हो जाए तो अकल चौपट होकर रह जाती है। दिन में मैं बोतल को हाथ भी नहीं लगाता। मुझसे ज्यादा नखरे न करो और काम बताओ। कोई ढंग का काम हुआ तो मैं इसी वक्त कर गुजरूंगा। वो जोश में आकर रुके बगैर बोलता चला गया। थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपनी दुकान से उठ कर जाना होगा। मैंने उस पर वाजे किया। पहरियां ना भिजवाओ यार, काम बताओ। जरूरत हुई तो मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पर ताला भी डाल सकता हूँ। दोनों मुलाजमों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ जलूस ले जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसे डांट दिया। ली मार्केट तुम्हारी दुकान से ज्यादा दूर नहीं है।
वहां गुलजार होटल पहुंचकर तुम्हें सिर्फ ये मालूम करना है कि वहां श्याम नामी शख्स किस कमरे में मुकीम है। ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। मैं 10 मिनट में देख कर आता हूँ। मेरा ख्याल है कि गुलजार होटल मेरा देखा हुआ है। श्याम को मालूम ना हो सके कि तुम उसके बारे में कुछ पूछने आए थे। मैंने उससे ताकीद की। फोन पर जहांगीर के हंसने की आवाज उभरी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इसी से पूछने पहुंच जाऊं। छोटे होटल के किसी बैरे के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे उसका खाया पिया तक मालूम हो जाएगा। उसने मुझे यकीन दिलाया। बस फिर अभी निकल जाओ, मैं 15 मिनट बाद तुम्हें फोन करूंगा। होटल तुम्हारी दुकान के आसपास ही होना चाहिए। मैंने फोन बंद ही किया था कि अव्वल खान बोल पड़ा। तुमने जहांगीर को बिला वजह ही मुलव्विस कर लिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम उसके माजी से लाइल्म हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसे मामलात में वो वीरा और सुल्तान शाह के कान कतर सकता है। वो ली मार्केट ही में बैठा हुआ है। शाम का पता चला लेगा और वक्त बच जाएगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो अपने कमरे में मौजूद है तो मैं अभी किसी को वहां रवाना किए देता हूँ। उसे होटल से निकालकर खामोशी से यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। फिर जहांगीर की तस्दीक का इंतजार न करो, किसी को भेज दो। मैंने इस्तरारी लहजा में कहा। वो कमरे में ना हुआ तो किसी न किसी वक्त वहीं लौटेगा। तुम्हारा आदमी होटल के आसपास रुककर उसका इंतजार कर सकता है। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हामिद मसरूफ था। मेजर बख्शी का किस्सा निपटाए बगैर उसे किसी और काम में उलझाना मुनासिब नहीं था। अव्वल खान ने घंटी बजाकर अपने अर्दली को तलब किया और उसके जरिए सतार नामी किसी मातहत को दफ्तर में बुला लिया। STF के बेशतर एहलकारों की तरह सतार भी मजबूत बदन का मालिक था। उसकी कनपट्टियों पर नमूदार होने वाली बालों की सफेदी उसकी ढलती हुई उम्र की चुगली खा रही थी, वरना वो अपनी सेहत के एतबार से जवान नजर आ रहा था। उसने दरवाजे से अंदर घुसते ही अव्वल खान को फौजी अंदाज में सल्यूट किया और फिर उसकी मेज के सामने पहुंचकर मुअद्दब अंदाज में रुक गया। ली मार्केट के गुलजार होटल में श्याम नामी एक शख्स मुकीम है। अव्वल खान ने मुख्तसर और नपे तुले अल्फाज में उसे बताया। खामोशी से उसे उठाकर यहाँ लाना है। एम्प्टी सेक्शन वालों से ड्राइवर समेत गाड़ी लेकर अभी रवाना हो जाओ। यस सर, उसने सीढ़ियां बजाकर कहा और फिर पूछा, मारपीट टूट फूट के लिए कोई हुक्म? जरूरत के तहत सब जायज होगा। ऑपरेटर साथ ले लेना ताकि देर होने की सूरत में रेडियो रूम को इतला दे सको। वो एड़ियां बजाकर पलटा और अव्वल खान के दफ्तर से निकलता चला गया। मेरी निगाहें दरवाजे तक उसका पीछा करती रहीं। स्पेशल टास्क फोर्स वालों की जिंदगी भी बहुत अजीब और काबिल रश्क थी। वो वीरानों में जिंदगी गुजारते थे। घर बार और बाल बच्चों से दूर रहकर दिन रात खतरात से खेलते रहते थे। इनके नजदीक फर्ज ही जिंदगी थी और फर्ज ही तफरी। करने को कुछ ना हो तो इनके लिए ड्यूटी के औकात मुकर्रर थे, जिनमें वो अपने इर्द गिर्द फैले हुए कैंप की मुख्तसर सी दुनिया को खूब से खूब तर बनाने के लिए कोशां रहते थे। और काम निकल आता था तो दिन रात या मौसम की परवाह किए बगैर वो हर वक्त तैयार रहते थे। जहांगीर का गुलजार होटल जाना जरूरी नहीं था, लेकिन इस बहाने उससे तुम्हारी बात होगी, अव्वल खान कह रहा था। उस अहमक ने बहुत बड़ा उकदा हल कर दिया। वो मुश्तबा कार रह रहकर मेरे जहन में चुप रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, इस वक्त तुम उसे फोन ना करते तो शायद ये उलझन कई दिनों तक बरकरार रहती। पता नहीं उसकी गुमशुदा फोन डायरी कब मिलती है। खौफ की वजह से वो तुम्हारे घर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में खामोशी से तैर कर आने वाली गोलियां बड़े बड़े सुरमा का पित्ता पानी कर सकती हैं। नशे में सबसे बड़ी खराबी यह है कि आदमी के जहन पर जो धुन सवार हो जाए वो उसे पूरा करके रहता है। सलमा ने उसे ख्याल दिलाया कि हम उसके घर से भूखे वापस गए हैं और वो वक्त की परवाह किए बगैर 2 भूखों को खाना पहुंचाने पर तुल गया। भूखे? अव्वल खान हंस दिया। वो समझ रहा होगा कि रोए जमीन पर तुम दोनों का इस रात का रिज्क उसी के घर में उतारा गया है। शराब की इन खूबियों और खामियों पर तुम ही रोशनी डाल सकते हो। मैंने कभी चखी और ना ही मैं नशे के असरात से वाकिफ हूँ। बस ये समझ लो कि नशा भंगी को बादशाह और बादशाह को भंगी बना सकता है। इससे बचना ही सबसे बेहतर है। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। अव्वल खान का अर्दली उसकी आदत से वाकिफ था। अपने अफसर को फुर्सत में देखकर वो दोबारा चाय ले आया था। चाय पीते हुए अव्वल खान को जलाल का ख्याल आ गया। हमारे तवक्कात के बरक्स उसने अव्वल खान से राब्ता नहीं किया था। तकरीबन निस्फ घंटे बाद हामिद ने दफ्तर में आकर इतला दी कि मेजर बख्शी के सर के अकबी हिस्से पर लगाई जाने वाली ज़रब कारगर साबित हुई थी। उसकी याददाश्त माऊफ होकर रह गई थी। अव्वल खान ने अपने दफ्तर छोड़ने के बजाय बख्शी को हामिद के साथ वहीं बुलवा लिया। बाज़-ओ-क़ात याददाश्त आर्जी तौर पर नाकारा होती है और फिर रफ्ता रफ्ता बहाल हो जाती है। मैंने उन दोनों के पहुंचने से पहले अंदेशा जाहिर किया। देखना होगा कि हामिद का वार कितना कामयाब रहा है। मेजर बख्शी दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे से सारी बशाशत रुखसत हो चुकी थी। उसका चेहरा सपाट था, आंखें बिल्कुल वीरान नजर आ रही थीं। उसकी आंखों की पुतलियां लाताल्लुकाना अंदाज में यूं हरकत कर रही थीं जैसे अजनबी चीजों को देख रही हों। मेजर बख्शी, अव्वल खान ने आजमाने के लिए उसे पुकारा। वो चौंकर अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हुआ और बढ़ता चला आया। बैठ जाओ। अव्वल खान उसे हदायत थी। और यह बताओ कि तुम अपने दफ्तर के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता। कुछ याद नहीं आ रहा कि दफ्तर कहाँ है और
मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? उसने उलझे उलझे लहजे में कहा। तुम्हें अपना नाम मालूम है? अव्वल खान ने उसकी बातों को नजरअंदाज करके नरमी से पूछा। हाँ, मगर कुछ और याद नहीं आ रहा। उसकी आंखों में जिंदगी की हल्की सी रमक नजर आई। वो अपने भवों पर जोर देकर तेवरियों में बल डाल डाल कर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी वो कैफियत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। वो थक कर झुंझुला गया। उसकी आंखें बेरौनक हो गईं और उसने दोनों हाथों से बेख्तियार अपनी कनपट्टियां भींच लीं। ए भगवान, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा है, कुछ याद नहीं आता। मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा है, इसे तोड़ दो। वो किस गहरी अजियत में मुब्तला था। उसके ऊपरी होंठ की जिल्द और पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई। तुम रवि, जगदीश, अनिल बिस्वास, कृष्ण कुमार, हरिचंद और श्याम में से किस किस को जानते हो? अव्वल खान की आवाज गूंजी। चुप रहो, अब चुप रहो। अजनबी नाम मेरे ज़हन पर हथौड़े बरसा रहे हैं। मुझे तनहा छोड़ दो। अव्वल खान की निगाहों में उसके लिए रहम का जज्बा ओत कर आया। इसे ले जाओ, उसने हामिद की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, और बेहोश करके इसकी गाड़ी समेत किसी पथरीले साहिल पर छोड़ाओ। गाड़ी दूर हो और ये पत्थरों पर पड़ा हुआ हो। समझने वाले सब कुछ समझ लेंगे, मगर दूसरों को यह मालूम होगा कि वीरान साहिल की सैर करते हुए बख्शी पत्थरों पर गिरा और सर पर चोट आने से बेहोश हो गया। ओके सर, हामिद ने कहा और बख्शी के बगलों में हाथ देकर उसे कुर्सी से उठा लिया। इसके लब खामोश थे, मगर उसकी आंखें कर्मनाक अंदाज में नींबा थी। हामिद उसे धीरे धीरे बाहर ले गया। बज़ाहिर हामिद कामयाब रहा है, मैंने खुश होकर कहा। अब यह किसी को कुछ नहीं बता सकेगा। इसका किस्सा निमट गया, तुम जलाल से कब बात करोगे? अव्वल खान ने मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर पूछा। मैंने जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसका पावर स्विच ऑन कर दिया और कहा, इसका फोन ना आया तो मैं घर से बात करूंगा। मेरे जहन में यह बात चुप रही थी कि जलाल ने इस वक्त तक अव्वल खान से कोई राब्ता नहीं किया था। इसका यह मतलब भी हो सकता था कि वह अव्वल खान की लाइल्मी में मुझसे किसी मौजू पर बात करने का ख्वाह था। ऐसी सूरत में यहां से उसे फोन करना मुनासिब नहीं था। अव्वल खान अपने कामों से फारिग हो चुका था। मेजर बख्शी को हामिद के हवाले किया जा चुका था। सत्तार श्याम के पीछे लगा हुआ था। वो दफ्तर से उठ गया। इसीलिए मुझे याद आया कि जहांगीर होटल से मतलूबा मालूमात हासिल करने के बाद मेरी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। मैंने चलते चलते अव्वल खान के फोन पर उसका नंबर मिला लिया। वो अपनी दुकान पर मौजूद था। उसने बताया कि होटल पहुंचने के बाद श्याम अपने जरूरी कामों के लिए सिर्फ 2-3 बार थोड़ी देर के लिए होटल से निकला था, वरना मुसलसल अपने कमरे में पड़ा हुआ था। नाश्ता और खाना भी उसने कमरे ही में मंगवाया था। मैंने उसे बहुत मामूली सा काम सौंपा था, जिसे उसने खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाया था। बरसों पर मुहित एक तवील वक्फे के बाद ऐसा काम करने में जहांगीर को ऐसा लुत्फ आया था। वो श्याम के बारे में मजीद बहुत कुछ कर गुजरने पर आमादा था। मैं चंद फिक्रों में उसे टालकर अव्वल खान के साथ दफ्तर से निकल आया। बाहर मेजर बख्शी की गाड़ी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। हम चंद मिनट के अंदर ही उसे लेकर स्टेशन 4 से रवाना हो चुका था। इन लोगों में सोच समझकर फैसला करने में किसी कदर ताखीर हो सकती थी। फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में पूरी फोर्स बहुत ज्यादा मुस्तैद थी। चंद सानियों बाद हम भी वापसी का सफर तय कर रहे थे। हमारी गाड़ी स्टेशन 4 और छावनी के हदूद से कुछ ही दूर निकली थी कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने बटन दबाकर कॉल रिसीव की तो लाइन पर जलाल मौजूद था। तुम कहाँ गायब हो? उसने मेरी आवाज सुनते ही शिकवा किया। अपने घर पर मौजूद नहीं हो और मोबाइल शायद बंद किया हुआ था। यह मेरी 5वीं कॉल है। हर बार रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी। बस एक चक्कर में फंसा हुआ था। मोबाइल वाकई बंद था। तुम्हारी तरफ खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। खैरियत ही है, मैं अपनी बात बाद में सुनाऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि किस चक्कर में मसरूफ थे। मेजर बख्शी हमारे गले पड़ गया था। उसका किस्सा निपटा रहा था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे जवाब देते हुए यह अंदाजा था कि जलाल मेरी जुबान से मेजर बख्शी का नाम सुनते ही उछल पड़ेगा। वो कैसे गले पड़ गया? जलाल की आवाज से परेशानी झलक रही थी। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने का मशवरा दिया था। हम उसे भूले हुए थे, मगर उसने आज सुबह फोन करके मुझे धमकियां दी थी। मेरी मिस वीरा लाइट से बात हुई थी। उसने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसका लहजा इस्तबा अमेज था। तुमने बख्शी का जिक्र किया होता तो वो कुछ बताती। तुमने मेरे बारे में दरियाफ्त करके फोन बंद कर दिया था। अगर तुम्हें मेरे बयान पर यकीन नहीं है तो तुम अव्वल खान से उसकी तस्दीक कर सकते हो। वो पूरे वाकयात से बाखबर है। मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम जिधर से अपना दामन बचाना चाहते हैं वहीं फंस जाते हैं। उसकी आवाज में बेचारगी झलकने लगी। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं अपने आदमियों के तहफ्फुज़ के लिए ऐसे हर तसादुम से बचता हूँ। तुमने बख्शी से ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं की। हम चुप साध लेते तो वह हमारे सरों पर चढ़ा था। हम उसकी याददाश्त साफ करके आ रहे हैं। ओहो, ये बुरा हुआ। अब देख लेना, नई दिल्ली से जल्दी ऐसी कोई खबर आ जाएगी। वो उस वाक़े का पूरा पस मंजर जाने बगैर नताइज पर छलांगे लगा रहा था। मैंने उसे तहम्मुल से पूरी तफसील सुनने का मशवरा देकर अपनी कहानी शुरू कर दी। वो दरमियान में ज़िमनी सवालात भी करता रहा, जिनके नतीजे में वो मौजू खासा तूल पकड़ गया।
जब मैं अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो इस बात से मुत्तफिक हो चुका था कि इन हालात में इससे बेहतर फैसला करना मुमकिन नहीं था। यह नागुज़ीर खतरा था जो तुम्हें मोल लेना पड़ा। अब मेरी आरजू है कि बख्शी को कुछ भी याद ना आ सके और इसके सर में आने वाली चोट को साहिल की तफरीह के दौरान में पेश आने वाले हादसे का नतीजा समझते रहें, वरना फिर कोई बेगुनाह पाकिस्तानी अफसर अताब में आ जाएगा। मेरे साथ अव्वल खान ने भी यही कोशिश की है, मगर यह बात कोई हजम नहीं कर सकेगा कि बख्शी मोहन हाउस वालों से ताज़ियत करने के बाद दफ्तर लौटने के बजाय पिरान साहिल पर बिखरे हुए पत्थरों पर टहलने पहुंच गया। यह अंदेशा अपनी जगह बरकरार है, उसने एतराफ़ किया। वो दफ्तर में किसी न किसी को अपनी सरगर्मियों से ज़रूर बाखबर रखता होगा। इस शख्स को मालूम होगा कि बख्शी को सुबह सवेरे शयाम के जरिए पैगाम मिला और बख्शी ने अजहर और मजहर को चैलेंज दे डाला। मुझे किसी और का खदशा नहीं है। उसने सुबह 4 बजे के करीब अपने घर से मुझे फ़ोन किया था। फिर वो घर ही से मोहन हाउस रवाना हो गया। वहाँ से वापसी पर वो धर लिया गया। उसे दफ्तर में अपने किसी अफसर या मातहत से मिलने का मौका ही नहीं मिला। वो फ़ोन पर किसी को अपनी कारगुजारियों की तफसील सुनाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। फौरी तौर पर शायद किसी को कुछ मालूम ना हो सके कि बख्शी के साथ क्या हुआ है। अगर तुमने पहले से ये सब सोचा हुआ था तो फिर मैं भी पुरुमीद रहूंगा कि तुम्हारी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं आएगा। सारी बातें पहले से तयशुदा नहीं थीं। वाक़यात रुमा होने के साथ साथ फैसले होते रहे। उसे साहिल पर डलवाने का फैसला अव्वल खान ने मशवरे के बगैर और अचानक किया था। यह बात मुझे अभी भी सूझी है कि बख्शी को किसी से तफसीली बात करने का मौका नहीं मिला था। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ मजीद कुछ अच्छे पहलू खुद ब खुद सामने आते जाएं। इस्लामाबाद खबरों का गढ़ समझा जाता है, मगर यहाँ सन्नाटा है। तुम कराची में बैठकर खबरों को जन्म दे रहे हो। मेरा ख्याल है कि बख्शी के दफ्तर में अभी तक किसी को इल्म नहीं हुआ कि इस पर कोई उफ्ताद आ पड़ी है। इन्हें पता चल जाता तो इंडियन हाई कमीशन के दफ्तर में खलबली मच जाती। वह जगदीश मोहन की ताज़ियत के लिए गया था। उसकी अर्थी शाम को उठाई जाएगी। मैंने सोचते हुए जवाब दिया। इंडियन कौंसलेट वाले समझ रहे होंगे कि उसने अपने ज़ाती मरासिम की बिना पर आखिरी रसूम की अदायगी तक रुकने का फैसला कर लिया है। फिर तो उन्हें रात गए ही होश आएगा। इससे पहले वो इत्मीनान से बैठे रहेंगे। मेरा अंदाजा है कि उससे पहले पुलिस बख्शी तक पहुंच जाएगी। तुमको इंडियन हाई कमीशन के इब्तदाई रद्दअमल पर निगाह रखनी होगी। इससे पता चलेगा कि वो मामलात को किस रुख पर ले जाने का इरादा रखते हैं। छेड़छाड़ में पहल बख्शी ने की, मगर ऐसे तसादुम के लिए यह वक्त बहुत नामौजू है। तुम भारत जाने का कसद किए बैठे हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाओ। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई तलखी या कशीदगी पैदा हुई तो तुम्हें रवानगी का इरादा मुलतवी करना होगा। अब बख्शी कोरोना बेसूद है, इसे भूल जाओ और नए वाकयात का इंतजार करो। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी। मैं तुम्हें जगदीश मोहन की खुदकुशी से आगाह करना चाह रहा था। तुम पहले ही इस वाक़े से बाखबर हो। वो एक अलग कहानी है। जगदीश ने मारुति की कजरवी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है और रवि मोहन अपनी जान बचाने के लिए किसी अचानक बीमारी का बहाना करके शहर के किसी अस्पताल में पनाह गुज़री है। बख्शी उससे भी बहुत बदजन था। जगदीश का जिक्र आने पर मुझे चंद फिक्रों में असल कहानी दोहरानी पड़ी। जलाल के लिए वो एक नया मौजू था। इस पर नित नए वाक़यात मुनकशिफ हो रहे थे। उसे सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया। बात से बात निकलती रही और मुझे शयाम का जिक्र भी करना पड़ा। बख्शी वाली गड़बड़ में कलीदे करदार उसी नमक हराम का था। उसके बारे में ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। जलाल ने गुसीली आवाज में मशवरा दिया। बाजुकात 2 टके के आदमी अपने जरा से लालच के लिए कोई कयामत बर्पा कर देते हैं। बख्शी को शयाम ने वर्गलाया था। अपने मालिक को दगा देने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हारी जुबान से पहली बार कोई सख्त फैसला सुन रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि अव्वल खान छोटे गुनाहगारों का खून बहाने से डरता है। शयाम ने खुद अपने किसी बड़े जुर्म का एतराफ न किया तो अव्वल खान उसे मारने पर आमादा नहीं होगा। उसे समझाओ कि जब किसी गलते हुए अजू की वजह से इंसान की जान पर बंधा है तो ऐसे अजू की परवरिश नहीं की जाती। बेरहमी से अजू को काट कर अलग फेंक दिया जाता है। यह नहीं सोचा जाता कि आदमी लंगड़ा या लूला हो जाएगा। इस वक्त वो ड्राइविंग में मसरूफ है। तुम किसी वक्त फोन करके उसे खुद ही यह बात बता देना। मेरी नजरों में शयाम भी कृष्ण कुमार का साथी है। उसे मारने के लिए उसका यही एक जुर्म काफी है। कृष्ण कुमार अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमेशा ऐबदारों के सर पर हाथ रखता था। मेरी एक और बात गिरा से बांध लेना। गुफ्तगू के दौरान में शायद जलाल को कोई नई बात याद आ गई। भूल कर भी इमिग्रेशन के जरिए भारतीय सरहद अबूर नहीं करना। भारत जाने के लिए खुली सरहद का थोड़ा सा खतरनाक हिस्सा ही बेहतर रहेगा। अव्वल खान बिला वजह ही हमारे पासपोर्ट और वीजा के लिए परेशान हो रहा है। मैंने कहा सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा लो, इनका रिकॉर्ड यहीं रहता है। तुम्हें वीजा लेने की भी जरूरत नहीं। मैं अव्वल खान को बता दूंगा। ऐसे काम 2 नंबर होंगे और ऐसे बेदाग होंगे कि इन पर किसी को शुबा नहीं होगा।
मैं एक बार इनकी सरजमीन पर पहुंच जाऊं तो मुझे पासपोर्ट और वीजा की क्या जरूरत रह जाती है। भारत में पाकिस्तानी की बजाय भारतीय बनकर रहना बहुत आसान साबित होगा। पासपोर्ट हुआ तो मसाइल पैदा करता रहेगा। मैंने कहा, किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहना इतना आसान नहीं है। मेरे कानों में उसकी नासियाना आवाज आई। दसियों ऐसे मसाइल पैदा होंगे कि तुम परेशान हो जाओगे। कहीं कानून की गिरफ्त में आ गए तो तुम्हारी कोई दादो फरियाद तक नहीं सुनी जाएगी। जब पासपोर्ट बनवाना है तो फिर कानूनी तरीके से सरहद क्यों ना पार की जाए। वीजा लेने और सरहद अबूर करने के लिए तुम्हें तस्वीरों के साथ अपने सारे कवायद देने होंगे जो इंडियन रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएंगे। मैं तुम्हें रिकॉर्ड से दूर रखना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्ड के बगैर असल जैसा वीजा लगेगा। इमिग्रेशन की मोहरें लगी होंगी। अमृतसर पहुंचने के बाद तुम डंके की चोट पर खुद को पाकिस्तानी कह सकोगे। कोई तुम्हारी सफरी दस्तावेजात पर शुबा नहीं कर सकेगा।